हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके सामने रिव्यू लेके आई हूँ खतों के खिलाड़ी का। ये जो खतों के खिलाड़ी का रिव्यू है, ये 2 पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड पहले पार्ट्स में मैं शांतनु महेश्वरी वाला जो सीज़न था, उसके बाद के जितने भी सीज़न्स हैं, उसके बारे में मैं बोलूँगी। एंड ओवरऑल पूरा खतरों के खिलाड़ी के बारे में मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, वो सब मैं आपको बोलूँगी। एंड जो इस सीज़न जो लास्ट लेटेस्ट सीज़न था, उसका सेकंड पार्ट में मैं आपको रिव्यू करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन माय रिव्यू सिस्टम मैं क्या करूँगी कि जो विनर का नेम है, उसके सीज़न से मैं मेंशन करके सारे सीज़न्स को बोलूँगी। जैसे कि तुषार कालिया वाला सीज़न, करिश्मा तन्ना वाला सीज़न, अर्जुन बिजलानी वाला सीज़न, ठीक है? ऐसे मैं मेंशन करूँगी सारे सीज़न्स को। खतरों के खिलाड़ी एक बेहतरीन शो है, अपने हुनर को दिखाने के लिए, उन कंटेस्टेंट के लिए, उन एक्टर्स के लिए जिनको एडवेंचर में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपनी दुनिया तक एडवेंचर स्किल्स को बहुत बखूबी दिखा सकते हैं। एंड इस जर्नी के दौरान खतरों के खिलाड़ी की कई फ़ियर्स के बारे में पता चलता है, और जो फ़ियर्स ऑलरेडी पता होते हैं, तो उनको ओवरकम कैसे करना है, ये हमें खतरों के खिलाड़ी की जर्नी के थ्रू पता चलता है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो हर साल खतरों के खिलाड़ी देखती हैं। एंड मैं आई एम वेरी कीन एंड शार्प ऑब्जर्वर। विद इन 2-3 एपिसोड्स में पहचान जाती हूँ कि कौन एवरेज परफॉर्म कर रहा है, या कौन बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, या कौन थोड़ा वीक परफॉर्म कर रहा है, किसको जर्नी में आगे जाना चाहिए, किसको जल्दी एलिमिनेट होना चाहिए, कौन अपने वाटर टास्क में स्ट्रॉन्ग या वीक है, या हाइट में कौन स्ट्रॉन्ग या वीक है। एंड सेम गोज विद करेंट स्टंट्स एंड ताला चाबी के स्टंट्स में कौन वीक या स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत विद इन 2-3 एपिसोड्स एनालाइज कर लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनरली लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है खतरों के खिलाड़ी को लेके कि जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, या जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके एब्स हैं, बॉडी शॉडी है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं खतरों के खिलाड़ी। बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी विलिंग पावर कैसी है, उस बेसिस पे स्टंट बेहतरीन तरीके से स्टंट परफॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका अगर माइंड आपको ये कह ही नहीं रहा है, आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप सांप झेल सकते हो, आप करंट झेल सकते हो, आप ठंडा पानी झेल सकते हो, तब तक आपका एक हाथ या पैर तक नहीं उठेगा उस स्टंट के लिए। बट माइंड का जब कमांड आपके पूरा होल बॉडी पे आ जाता है कि हाँ, यस आई कैन डू इट, आई कैन परफॉर्म इट, तभी आप परफॉर्म कर पाते हो खतरों के खिलाड़ी के स्टंट को। तो कितनी भी एप्स बना लो, बट अगर आपका माइंड साथ नहीं दे रहा है, तो नथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू यू। आई वुड लाइक टू से कि शांतनु महेश्वरी वाले जो सीज़न था, उस सीज़न में इस शो की खतरों के खिलाड़ी की जो कंटेंट क्वालिटी थी एंड जो प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स थी, वो इतनी अच्छी थी, एकदम टॉप नॉच थी। लेकिन जिस सीज़न से भारती सिंह को इन्होंने एज अ कंटेस्टेंट कास्ट किया है, उस दिन से इस शो का बंटाधार होना शुरू हो गया है। मतलब वो इतना उससे कॉमेडी कराते थे कि वो अपने हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया को तो मतलब हर बुरी-बुरी बात बोल के नीचा दिखाती थी। एंड उसी साइड, दूसरी साइड रोहित शेट्टी को गालों पे पुच्ची दे रही है और उनसे चिपक रही है। दिस ऑल लुक्स लिटरली वल्गर, इरिटेटिंग एंड टाइम वेस्टेज। भारती सिंह को अपनी कॉमेडी स्किल्स अगर दिखानी है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ हैं, वो करती भी रहती है और कर सकती है उसमें। बट दिस शो उसकी कॉमेडी के लिए नहीं बना है। इस शो पे हम व्यूअर्स अपना टाइम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि हम इस शो के टेक्निकलिटीज़ को देखना चाहते हैं, इस शो के स्टंट्स की सीरियसनेस को देखना चाहते हैं। कॉमेडी में इस शो का कोई मतलब नहीं बनता है। गजब बेइज्जती है। एक और सीज़न में राजीव एज अ कंटेस्टेंट आए थे, जो अपनी टूटी-फूटी हिंदी से हम व्यूअर्स को हँसाने की कोशिश करते थे। उनकी टूटी-फूटी हिंदी से हमें हँसी तो नहीं आती थी, हाँ, भेजा फ्राई ज़रूर होता था हमारा। तो
एंड मोस्ट ऑफ द सीजन्स में ये होता था कि इंटरनल कॉमेडी इतनी ज़्यादा करते थे कि मान लो इस टाइप का गेम खिला दिया कि एक इंसान से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसको झूठ या सच में आंसर देना है, और हर झूठ पे उसको करंट लगवा रहे हैं बेफालतू का, या उसके मुंह पे फोम पड़वा रहे हैं, पाए पड़वा रहे हैं, तो वो चीज़ें, एंड जब उसको करंट लगे या उसके ऊपर फोम पड़े और वो स्नेक्स गले पे डाल के गाना गवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो बाकी के लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, और इंक्लूडिंग आवर होस्ट रोहित शेट्टी सब हंसे पड़े हैं उसके ऊपर। मतलब शो के मेकर्स क्या क्या मोटिव उनका ये था, क्या ये मोराल देना चाहते थे, ये हमको सीख देना चाहते थे कि इंसानियत अब हमारे अंदर मर चुकी है, हम किसी के दुख दर्द पे अब हम हंसेंगे, मज़ा बनाएंगे, उसका फन करेंगे, ये सीख आप देना चाहते हो इससे? शेम ऑन यू गाइस, लिटरली शेम ऑन यू गाइस। दिस इज द मोस्ट पथेटिक थिंग आई हैव एवर सीन ऑन इंडियन टेलीविजन। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। मैं मेकर से ये चीज़ पूछना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि आप कभी उस नज़रिए से सोच के देखिए कि जो सेना के जवान जो होते हैं, जो बॉर्डर्स पे होते हैं, वो रोज़ाना अनगिनत कितने डेडलीस्ट स्टंट्स करते हैं, अपनी जान बचाते हैं, दूसरों की जान बचाते हैं। अगर वो आपस में एक दूसरे के कीड़ा मकोड़ा छोड़ दें या करंट लगा दें और फिर हंसें हंसें और एक दूसरे के ऊपर, और कोई यूनिटी आपस में ना हो, तब आपको वो चीज़ें देखने में अच्छी लगेंगी क्या? मुझे बताइएगा। क्या आप उस चीज़ में भी फन ढूँढना पसंद करोगे कभी? आंसर शायद आपको खुद को ही पता होगा अगर आपके अंदर इंसानियत है तो। मेरा इस उदाहरण को देने के पीछे ये कतई भी मंशा नहीं है कि मैं सेना के जवानों को इन शोज़ से कंपेयर कर रही हूँ। उनका डिवोशन, डेडिकेशन एंड त्याग, दैट इज़ सुप्रीम, मतलब उसका तो कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। नॉट एट ऑल। ऑल आई वांट टू से इज़, जय हिंद दोस्तों। जिस चीज़ में सीरियसनेस एंड सीरियस एफर्ट्स मायने रखते हैं, उस चीज़ में आप कॉमेडी नहीं डाल सकते। वहाँ कॉमेडी का कोई कहीं से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट बुलशिट। सेकेंड मोस्ट थिंग दैट annoys and irritates me the most is जो मेकर्स एक्टर्स लोगों से BTS शूट करवाते हैं। अरे भाई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि अर्जुन बिजलानी लंच में शेर को क्या खिला रहा है, या दिव्यंका त्रिपाठी मगरमच्छ को कैसे सुला रही है लोरी गा के, या आस्था गिल कीरों को क्या गाना गा के सुना रही है, या फिर हर्ष लिम्बाचिया लड़कियों को कैसे पटा रहा है, या मोहित मलिक अपने हेयर स्टाइलिस्ट, मसाजर एंड जिम ट्रेनर को कैसे फ्लर्ट कर रहा है, नायरा बनर्जी एंड निकी तंबोली बिकनी में कैसी लग रही हैं, ये सब देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन मेकर्स, खतरों के खिलाड़ी के, यू कैन डू वे मच बेटर देन दिस, एंड जस्ट यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स लिटरली। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब तक शांतनु महेश्वरी वाला सीजन था, उस समय प्रेजेंटेशन के लेवल में ये था सीजन का, कंटेंट लेवल क्वालिटी उसकी ये थी खतरों के खिलाड़ी की, और इस सीजन तक आते आते एकदम डाउन 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 एकदम ही गिर गई है इस सीजन तक आते आते। या तो BTS दिखाना ही बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दो, या फिर अगर दिखाना ही है तो उस चीज़ टाइप की चीज़ दिखाओ कि रोहित शेट्टी कैसे गाइड करते हैं कंटेस्टेंट्स को टास्क परफॉर्म करने से पहले, या उनकी टीम कैसे क्या एडवाइस या गाइडेंस देती है। कुछ इस टाइप का दिखाओ अगर BTS दिखाना ही है तो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नाउ आई विल टॉक अबाउट रोहित शेट्टी एज अ होस्ट। सो रोहित शेट्टी एज अ होस्ट इज़ वेरी गुड, अच्छा लगता है उनको एज अ होस्टिंग करते हुए देख के। बट जो मुझे एक कमी जो उनके अंदर वो लगती है कि वो जब कोई कंटेस्टेंट स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है तो वो सबको इक्वली गाइड नहीं करते हैं, किन्हीं पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को गाइड करते हैं जो चैनल के फेवरेट्स होते हैं। सो इफ़ यू आर अ होस्ट, तो you should give equal importance and guidance to all the contestants. Say to the makers कि या तो मैं सबको गाइडेंस दूंगा या मैं किसी को गाइडेंस दूंगा ही नहीं। बी स्मार्ट, बी इक्वल एंड फेयर टू एवरी कंटेस्टेंट। ये नहीं कि आप चैनल के हिसाब से
आप होस्टिंग नहीं कर सकते कि मैं किसी पर्टिकुलर उसको ही गाइड करूँगा कंटेस्टेंट को, ठीक है? एंड आप अगर बैक स्टेज सबको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते भी हो, तो वो हमें बैक स्टेज वाला चीज़ हमें एपिसोड में नहीं दिखने वाला है। तो ये चीज़ आप समझिए कि इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट सबको दीजिए। एक चीज़ जो मुझे रोहित शेट्टी की बहुत अच्छी लगती है कि वो मतलब लगभग हर सीज़न में ये चीज़ होनी मैंडेटरी है कि वो किन्हीं 2-4 या 1 कंटेस्टेंट को डाँटते ज़रूर हैं किसी 1 या 2 एपिसोड में, जब वो रूल्स फ़ॉलो नहीं करते हैं या स्टंट अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, बहुत सारे स्टंट्स को में goof अप्स कर देते हैं। तो जो वो फटकार जो लगती है रोहित शेट्टी की, वो एकदम सही लगती है, वो ट्रू जो भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता है ढंग से, उसी को ही लगती है। तो ये चीज़ मुझे फ़ेयर लगी, ये बहुत अच्छी लगी। एंड पिछले सीज़न में जैसे कनिका मान को उन्होंने ये बात बोली थी कि तुम ये शो डिज़र्व नहीं करती हो या तुमने बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, तुम 1-2 एपिसोड में बाहर निकलना डिज़र्व करती थी, यहाँ तक आना तुम्हारी जर्नी डिज़र्व नहीं करती थी। तो इस टाइप से जो डाँटा है उसको, तो वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड इस सीज़न में अर्चना को डाँटा, तो वो चीज़ कमेंडेबल लगी मेरे को। अर्चना ट्रूली डिजर्व्स इट। तो ये काम रोहित शेट्टी एज अ होस्ट अच्छा कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, खतरों के खिलाड़ी में जब पहले वो सारे मतलब कोई भी एक स्टंट सारे कंटेस्टेंट मिलके करते थे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल कॉन्सेप्ट मुझे लगता था, रादर देन आज का जो कॉन्सेप्ट हो गया है कि कोई भी एक स्टंट 2 या 3 लोग मिलके करते हैं। तो एक्चुअली वी डोंट नो एज एन ऑडियंस कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, कौन किस चीज़ में माहिर है, कौन किस चीज़ में कमज़ोर है। मतलब इनिशियल डेज में तो खैर नहीं पता चलता, जब कुछ स्टंट्स कर लेते हैं तब थोड़ा पता चलता है। बट फिर भी अगर सब लोग एक सा परफॉर्म करेंगे, एक स्टंट करेंगे, और हमें बहुत ईज़िली पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस चीज़ में वीक है या इस चीज़ में माहिर है। जैसे फैज़ू और जन्नत ज़ुबैर का एक इंसिडेंट एक स्टंट हुआ था, जिसमें उनको करंट वाला स्टंट मिला था। एंड वैसे फैज़ू बहुत अच्छे सारे स्टंट्स करता आया था अपनी जर्नी पे, लेकिन जब उसको करंट का मिला तो वो उतना सह नहीं पाया, जबकि जन्नत ज़ुबैर थोड़ी-सी डेलिकेट सी लड़की लगती है मेरे को और बाकी लोगों को भी और कंटेस्टेंट के कंपैरिज़न में, बट उसके सहने की शक्ति बहुत थी करंट की, तो उसने फैज़ू से भी बेटर परफ़ॉर्म कर लिया था वो स्टंट। एंड उस स्टंट के बाद एक और स्टंट हुआ था एंड उसमें फैज़ू एलिमिनेट हो गया था उस एपिसोड में। सो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, कौन किस पे भारी पड़ जाए, इसलिए सारे स्टंट्स करेंगे तो सबको इक्वल फेयर चांस मिलता है अपने आप को साबित करने का। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी कंटेस्टेंट शो में जाते हैं तो उनकी भी कई बार ख्वाहिश होती है कि काश ये स्टंट मैं परफॉर्म कर लूँ या कर लेता या कर लेती, ये ऐसे, और वो कई कई बार नहीं कर पाते उस डेडली स्टंट को, तो वो उनकी ख्वाहिश रह जाती है। तो इससे अगर सारे स्टंट्स वो लोग सारे परफॉर्म करेंगे तो उनका जो परफॉर्म करने की इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो एक एक स्टंट्स मिलते हैं ना, इसकी वजह से लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कंटेस्टेंट का कि अरे ये तो एक हॉलीडे की तरह है। मतलब जैसे साउथ अफ्रीका या अर्जेंटीना वगैरह में शूटिंग होती है इस खतरों के खिलाड़ी की, तो उनके लिए तो बस वो है कि जितना दिन का है उनका कॉन्ट्रैक्ट, उतना उनको पैसे मिल जाते हैं। एंड हम तो एक शॉपिंग की तरीके से करने जा रहे हैं, एक ट्रिप की तरीके से करने जा रहे हैं और मज़े करने जा रहे हैं, हमें स्टंट से कोई मतलब नहीं। तो उनका एक माइंडसेट भी वो बन जाता है कि हम परफॉर्म करें ना करें, तो वो एज अ मतलब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं शो को। ये चीज़ भी मैंने बहुत ऑब्जर्व की है। पहले के लोग उतना फॉर ग्रांटेड इस शो को और स्टंट्स को नहीं लेते थे। वन थिंग दैट एनॉयज मी द मोस्ट इज कि खतरों के खिलाड़ी की एडिटिंग इतनी खराब करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। कई सारे स्टंट्स ऐसे, ऑलमोस्ट एवरी स्टंट बहुत स्लो मोशन में दिखाते हैं, अजीब सा लगता है, देखने में मज़ा नहीं आता है। एंड कई बार स्टंट के बीच में किसी और का फेस दिखा दिया, एक्सप्रेशंस रिएक्शंस दिखा दिए, तो विच इज़ मतलब स्टंट ना जब वो ओरिजिनल स्पीड में चले, जैसा कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा है,
तो उसको देखने में मज़ा ही बहुत आता है। इसमें कोई वो चीज़ करो, आप बीच में म्यूज़िक व्यूज़िक डालते हो, दैट इज़ गुड, वो अच्छा बनाता है उस चीज़ को, स्टंट को। लेकिन हाँ, उसकी स्पीड जो है, जिस स्पीड में कंटेस्टेंट ने किया है वो स्टंट को, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। स्लो मोशन लिटरली सक्स, सीरियसली। तो ये चीज़ खतरों के खिलाड़ी के एडिटर्स को अपनी सुधारनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो इस शो की अनोइंग है एंड इरिटेटिंग है, वो ये है कि किसी भी कंटेस्टेंट का टाइमर नहीं दिखाया जाता हमको स्क्रीन पे। तो इस चीज़ से बहुत ही मतलब बुरा लगता है। एंड ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न वही है कि ताकि मेकर्स अपने हिसाब से किसी भी कंटेस्टेंट को जिता दें, किसी भी कंटेस्टेंट को हरा दें। तो ये तो खैर हमें समझ में आता है। बट हाँ, जनता इतना शार्प माइंडेड आजकल के टाइम पे हो गई है, इतना जागरूक हो गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अब वो अपना वर्डिक्ट सुना देती है जनता। एंड उनको क्लियरली पता होता है कि किसके साथ फेयर किया गया है, किसके साथ अनफेयर हुआ है, कौन कितना डिजर्विंग है, कौन जर्नी में आगे जाना चाहिए, कौन पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ये बहुत ईजिली जनता पिकअप कर लेती है। मैंने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया है, तो शांतनु महेश्वरी वाले सीजन के बाद से हमेशा मेकर्स फेस ऑफ द चैनल के तरफ बायस्ड रहे हैं। एट द एंड जो चैनल का फेस है उसी को ही जिताया जाता है। बहुत सारे ऐसे टास्क हुए हैं, स्टंट्स हुए हैं जहाँ पे अनफेयर चीज़ें हुई हैं। एंड कई बार तो विनर भी ऑलमोस्ट मतलब अनफेयर और बायस तरीके से बनाए गए हैं। चीटिंग करता है तू। करिश्मा तन्ना और करण पटेल वाले सीजन में मैं क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि उस सीजन में या तो तेजस्वी प्रकाश या धर्मेश में से कोई एक विनर बनना चाहिए था। दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टास्क दे परफॉर्म, जो उन्होंने जर्नी में जिस तरीके से अच्छे सारे स्टंट्स किए थे अपने, उसके बेसिस पे वो दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए था। बट मेकर्स ने करिश्मा तन्ना को जिताया, जो कि कहीं से कहीं तक विनर नहीं थी। एंड जस्ट बिकॉज शी वॉज फेस ऑफ द कलर्स चैनल, उसने नागिन का शो किया था और झलक दिखला जा किया था, बिग बॉस किया था, इसलिए उसको इस खतरों के खिलाड़ी का सीजन में इसको जिता दिया। जिस दिन ग्रैंड फिनाले शूट हुआ था करिश्मा तन्ना वाले सीजन का, तो ऑब्वियसली लीक हो जाता है कि कौन जीता है। तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पता चल गया था कि करिश्मा तन्ना को जिताया है इस बार मेकर्स ने। तो उस दिन तो मतलब मैंने सोच लिया था कि भाई एक सेकंड के लिए भी ये ग्रैंड फिनाले नहीं देखना है, बिकॉज करिश्मा तन्ना से ज़्यादा सेल्फिश लड़की कंटेस्टेंट पूरी एक्टर्स इंडस्ट्री में नहीं है। फिर चाहे उसकी खतरों के खिलाड़ी की जर्नी देख लो या बिग बॉस की जर्नी देख लो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और दूसरों के बारे में गलत गलत बोलती है। हमेशा से उसका यही पैटर्न रहा है। तो ऐसे इंसान को विनर बनते देखना तो भैया सबसे बड़ी मूर्खता होगी। शो के मेकर्स को कैसे ना कैसे करके कुछ भी पॉलिसी लगा के, रूल लगा के तेजस्वी प्रकाश को फिनाले खिलाना चाहिए था। जब उसके आई का इंजरी हो गई थी, 1-2 दिन की बात थी, सेमीफाइनल की बात थी। और बिकॉज दैट सीजन तेजस्वी प्रकाश एंड धर्मेश लिटरली रूल दैट सीजन। हर एक टास्क उन्होंने बहुत अच्छे किए थे अपने। एंड मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि रियलिटी शोज तभी बनने चाहिए जब उसमें अगर रियल टैलेंट को, जिसने अपनी जर्नी में पूरी तरीके से उसको जस्टिस दिया है, फिर चाहे वो बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो, झलक दिखला जाओ, कुछ भी हो, तो तभी इस टाइप के शोज बनने चाहिए। अदरवाइज शो को बनाने छोड़ दो अगर पॉलिटिक्स करनी है तो। और पॉलिटिक्स करनी है तो भैया राजनीति में जाओ, कुर्सी पकड़ो, कुर्सी जीतो, वो सब करो। इन शोज के जरिए पॉलिटिक्स मत करो। तो मेकर्स की पॉलिटिक्स को झेलने के लिए यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। हमारा भेजा फ्राई करना बंद कर दो। सेम थिंग हैपेंड इन अर्जुन बिजलानी एंड दिव्यांका त्रिपाठी वाला सीजन, कि उसमें अर्जुन बिजलानी को एज अ पर्सन आई लाइक हिम द मोस्ट, एज अ होस्ट आई लाइक हिम द मोस्ट, बट मैं झूठ कभी नहीं बोलती। तो मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकती कि खतरों के खिलाड़ी में ही वॉज एन एवरेज प्लेयर। हमेशा मतलब जैसे अगर उसको स्टंट में 3 लोग जाते थे तो वो किसी तरह बस सेकंड आ जाता था और फियर फंदे से बच जाता था, और जो थर्ड उस स्टंट में आता था उसको फियर फंदा मिल जाता था। तो ऐसे ऐसे करके स्लो करके उसने बस किसी तरह जर्नी कर ली थी। एंड चूंकि वो कलर्स चैनल का फेस था, उसने
डांस दीवाने, झलक दिखला जा, कलर्स के नागिन ऑब्वियसली किया है एज एन एक्टर, तो ऑब्वियसली उसको जिता दिया गया, जबकि वो जीतना डिजर्व नहीं करता था। ये चीज़ अगर किसी ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की है कि अर्जुन बिजलानी ने कैसा एवरेज परफॉर्म किया है, 3 लोगों में से सेकंड आ जाता था, तो प्लीज़ उसकी जर्नी को जाके देखिए खतरों के खिलाड़ी को, तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना सही बोल रही हूँ। उस सीजन की क्लियर कट विनर दिव्यांका त्रिपाठी थी। उसके हर एक स्टंट्स की आप जर्नी देख सकते हो, उसने बहुत अच्छे से सारे स्टंट्स परफॉर्म किए हैं। ही रूल्ड दैट सीजन, शी वॉज द क्वीन, द बॉस लेडी ऑफ दैट सीजन। मगरमच्छ को क्या उठाया है उसने, दैट वॉज लिटरली चुम्बेश्वरी, मजा आ गया उसको देख के, मतलब एकदम फियरलेस, बोल्ड, वाओ, दैट वॉज लिटरली अ मैजिकल मोमेंट। जब वो मगरमच्छ को जितने भी स्टंट्स हुए हैं उसके साथ, 1 या 2 थे, वो बहुत अच्छे से उसने एकदम ऐसे कस के उठाया था जैसे किसी बच्चे को उठा रही हो। एक टास्क को उसने इतनी बखूबी से निभाया है, उसके टास्क को देख के यही लगता था कि अगर टास्क करो तो दिव्यांका त्रिपाठी जैसे करो, वरना मत करो। दिव्यांका त्रिपाठी के बाद अगर उस सीजन में कोई जीतने डिजर्व करता था तो वो था सौरभ राज जैन। उसके जितने भी स्टंट्स थे उसने बहुत बखूबी से निभाए थे, एंड जस्ट बिकॉज वो स्टार प्लस का फेस था और उसने कलर्स के साथ कुछ काम नहीं किया था, तो उसको अनफेयर तरीके से मेकर्स ने उसको निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। जिस एपिसोड में वो एलिमिनेट हुआ था उस एपिसोड में वो फियर फंदा भी उसको नहीं मिला था, एंड अचानक से अर्जुन बिजलानी ने उस पर फियर फंदा डाल दिया अपना, और उसको क्योंकि एक पावर थी अर्जुन बिजलानी को, और उसमें फिर वही टाइम हमको नहीं दिखाया गया, तो टाइम का गूफ अप किया मेकर्स ने और फिर उसको निकाल दिया। मेकर्स ने उसको पॉलिटिक्स करके निकाल दिया। मेकर्स बहुत अच्छे से जानते थे कि उसको एक्चुअल में पॉलिटिक्स करके ही निकाला जा सकता है। ही वॉज वेरी गुड इन ऑल हिज स्टंट्स। ऑब्जर्वेशन, चूंकि एक एक्टर की ऑब्जर्वेशन है तो बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है, और मैंने ये बहुत पहले ही उसके स्टंट से भांप लिया था कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। सौरभ राज जैन बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का लड़का है, बहुत कामली कूल तरीके से अपने सारे स्टंट्स परफॉर्म कर सकता है, एंड उसको ईजिली रोका नहीं जा सकता है। ये मेकर्स को बहुत पता था, इसलिए उसको पॉलिटिक्स तरीके से निकाला गया। और फिर जब उसका एक बार कमबैक होने की बात हुई कि किसी तरह शो में कमबैक करेंगे, तो वहाँ पे भी उसके साथ पॉलिटिक्स हुआ कि आस्था गिल के साथ और एक कोई और कंटेस्टेंट थी उसके साथ उसका मतलब अंदर आने के लिए एक टास्क करा, ताकि उन 3 में से अगर कोई एक जीतेगा वही जाएगा, जिस भी कंटेस्टेंट को मन करे उसको अंदर लेके वापस आ सकें। मैं कहती हूँ शांतनु महेश्वरी वाला जो सीजन था उसमें निया शर्मा 3 बार एलिमिनेट हुई थी और उसको 3 बार शो के अंदर लाया गया था विदाउट एनी टास्क। तो जब उसके साथ कर सकते हो तो इस सीजन में तुमने टास्क क्यों रखा शो में कमबैक कराने। ऐसे ही इस बार डेजी शाह को वापस ले आए थे विदाउट एनी स्टंट्स। तो भाई ये तुम्हारे रूल्स अलग अलग सीजन में चेंज कैसे हो जाते हैं, किसी सीजन में कुछ और, किसी सीजन में कुछ और। डिजर्विंग कैंडिडेट को फेयर चांस देते नहीं हो वापस आने के लिए, और अनडिजर्विंग पर्सन को 3-3 बार तुम लोग वापस लेके आ रहे हो। नाउ आई मस्ट टॉक अबाउट कि शो खतरों के खिलाड़ी स्क्रिप्टेड है या नहीं। तो आफ्टर शांतनु महेश्वरी वाला सीजन मैंने ये ऑब्जर्व किया है 4-5 जितने भी सीजन्स आए हैं उसके बाद से, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते समय एक्टर्स को मेरे ख्याल से ये एक करेक्टर दे देते हैं कि देखो ये वाला फट्टू का जो करेक्टर है वो तुम्हें करना है। जैसे फट्टू वो होता है जो अपने डर पे काबू ना कर पाए स्टंट के दौरान, और हर स्टंट को अबॉर्ट करे, अपने ऊपर ज़रा सा सांप भी ना झेल पाए और छिपकली ना झेल पाए, चूहे ना झेल पाए, करंट ना झेल पाए, कुछ भी टाइप का उसको चीज़ दोगे और वो चीज़ वो झेल नहीं पा रहा है। तो वो फट्टू वाला कंफ्यूज्ड रहना, वो उस सीज़न से भारती और हर्ष करते थे, वो उस वाले सीज़न में दोनों लोग पति पत्नी मिलके, एंड उसी ट्रेड को आगे चलाया अगले सीज़न में शिविन नारंग ने, एंड उसके अगले सीज़न में प्रतीक सेजपाल ने। तो ये चीज़ है कि वो ऐसा लगता था कि मतलब क्यों साइन किया उन्होंने ये शो जब कुछ परफॉर्म ही नहीं करना आता। दूसरा करेक्टर जो मिलता है वो ये मिलता है कि जानबूझकर अंडर परफॉर्म करना। मेरे हिसाब से ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसके वाले शांतनु महेश्वरी के अगले सीजन वाले में श्रीसंत ने जैसे जानबूझ के करना ही नहीं चाहता वो टास्क,
वो लगता था। शिवेन नारंग एंड प्रतीक सेजपाल, मतलब ऊपर वहां पे स्टंट हाइट का हो रहा है और वहां पे प्लेटफॉर्म पे जाके वो लोग बस ऐसे ही बैठ जाते थे। सौरभ राज जैन के साथ भी मुझे बाद में ये चीज फील होने लगी कि उसके साथ भी यही हो रहा है, उसको जैसे अंडर परफॉर्म करने के लिए जानबूझ के बोला गया। एंड एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व की है कि शो के मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि किस कंटेस्टेंट को कितनी फुटेज देंगे। कई बार बहुत सारे सीन्स के बीच में जो बोलते हैं, वार्तालाप कन्वर्सेशन चलती है आपस में एपिसोड में, तो कुछ लोगों के फेसेस इतनी बार दिखाते हैं कंटेस्टेंट के, कुछ लोगों के कुछ भी डायलॉग्स नहीं दिखाते और फेस एक्सप्रेशंस भी नहीं दिखाते। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत स्क्रिप्टेड लगती है कि किसको आगे जर्नी पे बढ़ाना है, किसको कम दिखाना है, तो ये चीज़ भी बहुत चलती है। फिर अगला करेक्टर आता है जो प्रोवाइड कराया जाता है, डम करेक्टर का, जिसमें पुनीत पाठक सीजन जीता था, उस वाले में जैस्मीन भसीन को ये डम करेक्टर का दिया था कि जैसे अगर रियल लाइफ में उनको देखा जाए तो वो लोग बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन है, बट अगर खतरों के खिलाड़ी की बात की जाए तो उनको डम दिखाते थे, जैसे वो क्या चल रहा है स्टंट के दौरान, क्या हो रहा है, क्या टेक्निक्स है, कुछ समझ में ही नहीं आता था उनको, वो ऐसे दिखाना जानबूझ के। तेजस्वी प्रकाश को वो करेक्टर दिया गया था, उसके बैकग्राउंड में वो गाना बजता था, ये लड़की पागल है पागल है। तो उसको मतलब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, स्टंट अपने बहुत बखूबी निभाती थी, लेकिन जो कन्वर्सेशंस वगैरह चलती थी, टेक्निकलिटीज चलती थी, उसमें उसको ऐसा दिखाते थे जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि बेवकूफ़ लड़की है, ये इसको तो कुछ जानती ही नहीं। तेजस्वी प्रकाश वो शेरनी थी उस सीजन की जो स्टंट में अच्छों को कच्चा चबा के खा जाए, बट जब उसको स्क्रिप्ट ऐसी दी जाती थी कि इसको ऐसा दिखे जैसे वो बेवकूफ़ है एकदम, उसको कुछ आता ही नहीं। दिव्यांका त्रिपाठी वाले सीजन में जो डम करेक्टर परफॉर्म किया था वो महक चहल और निकी तंबोली ने किया था। महक चहल का ऐसा लग रहा था, क्यों आई हूँ मैं यहाँ, क्यों करने बोल रहे हैं मुझको स्टंट ये लोग। एंड सेम निकी तंबोली, माय गॉड, उसको एक एक स्टंट कराना ही भैया आप एक टास्क बन जाता था उसको, तो मतलब कोई टास्क करा ही नहीं सकते, स्टंट करा ही नहीं सकते, वो इतना अजीब सा बिहेव करती थी। जो अगला करेक्टर आया है वो ये है कि मतलब जब स्टंट शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये मेरे से स्टंट नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन जब स्टंट परफॉर्म करती है और फिर कर लेती है, मतलब अच्छों की नाक में दम कर दे वैसा स्टंट वो परफॉर्म करती है। तो वो एक करेक्टर था श्वेता तिवारी का, वो बहुत अच्छे स्टंट कर जाती थी, लेकिन स्टंट करने से पहले वो घबराती। अगला करेक्टर जो आता है वो है एनोइंग करेक्टर, मतलब जिसकी प्रेजेंस ही हमको खले, जिससे हमको माइग्रेन हो जाए, ऐसा करेक्टर था। वो पुनीत पाठक वाले सीजन में परफॉर्म किया था रिद्धिमा पंडित ने, उसकी वजह से श्रीसंत को शो से निकलना पड़ा, तो वो बहुत केओस क्रिएट करती थी रिद्धिमा पंडित उस सीजन में। एंड करिश्मा तन्ना वाले सीजन में करिश्मा तन्ना हरसेल्फ, ओ गॉड, इतनी एनोइंग लड़की थी वो कि मैं। कनिका मान और करिश्मा तन्ना अलग अलग सीजन में आए थे, लेकिन ये लोग ऐसे कंटेस्टेंट हैं कि जिनको देख के बस यही दिल कहे कि भाई क्यों लाए हो इनको इस सीजन में, यहाँ क्यों लाए हो, क्यों हमारे सिर में हेडेक कराने पे तुले हुए हो। ये दोनों ऐसे थे कि बस किसी तरह यार इनको टेलीविजन से निकालो, इनको किसी तरह शो से निकालो, इनको नहीं देखना, क्यों हमारा बीपी हाई करवाने पे तुले। पहली फुर्सत में निकल। I want to say this to the makers of खतरों के खिलाड़ी कि भाई ये कोई फिक्शन शो नहीं है, कोई डेली सोप नहीं है जो तुम करेक्टर्स बांटते फिर रहे हो, ये एक रियलिटी शो है, तो इसको रियलिटी शो की तरह ही दिखाओ। किसी भी कंटेस्टेंट की जर्नी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्टंट्स दे परफॉर्म वैसे होनी चाहिए, ना कि तुम लोग डिसाइड करोगे कि किसको क्या करेक्टर मिलना है, क्या प्ले करना है। नो, यू ऑल मेकर्स कांट से कि ये तो हमारा शो है तो हम जैसे चाहेंगे हम वैसे दिखाएंगे। नो, अगर शो व्यूअर्स के लिए बनाते हो तो व्यूअर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें बना। हम पब्लिक हैं और हम पब्लिक बहुत इजीली जानते हैं कि अगर हम किसी शो को नंबर 1 बना सकते हैं टीआरपी की लिस्ट में, तो हम उसी शो को टॉप 10 की लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं। ये जितनी भी जनता है ना, ये बहुत शार्प माइंडेड है,
और हम लोग कोई भी शिटी थिंग्स देखना पसंद नहीं। और शो के फाइनलिस्ट्स एंड विनर्स अपने हिसाब से बनाना बंद कीजिए मेकर्स, and it should be purely on the basis of their caliber and talent। खतरों के खिलाड़ी के सीजन में ऐसा ऑलमोस्ट हर सीजन में ये हुआ है कि कोई कंटेस्टेंट को मैं मतलब जैसे पहले पर्सनली नहीं जानती थी, मतलब बस पता था कि हाँ ये एक एक्टर एक्ट्रेस है, एक दो सीरियल कभी देखे होंगे या नहीं देखे हैं, बट हाँ बाय फेस में जानती थी। बट थ्रू आउट हिज जर्नी जैसे उन्होंने स्टंट्स परफॉर्म किए हैं माइंड ब्लोइंगली, मतलब उनके स्टंट्स को देख के वो मेरे फेवरेट्स बने हैं। तो वो पुनीत पाठक वाले सीजन में जैस्मिन भसीन, एंड उसके बाद चेतना भगत, सौरभ राज जैन एंड जन्नत जुबैर। दीज ऑल गाइज आर लिटरली लिट, मैं बोलूँगी क्या डेडलीस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं इन्होंने पूरे सीजन में। एंड अगर शो के विनर को हटा दिया जाए तो ये 4 लोग मतलब क्लियरली इतना बढ़िया परफॉर्म किया है इन्होंने, ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज डिजर्व करते हैं। अब मेरा जो ये है एक मैसेज है उन एक्टर्स के लिए जिनकी विश लिस्ट में खतरों के खिलाड़ी को करना है कि हाँ लाइफ टाइम में एक बार मेरे को ये खतरों के खिलाड़ी की जर्नी करनी है। तो उनके लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि अपना जो स्विमिंग अगर नहीं आती है तो प्लीज़ उसको एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर की स्विमिंग सीख के जाइए, और बेसिक से थोड़ा ज़्यादा ही आपको स्विमिंग आए ऐसा करिए, पहले से अपने आप को ट्रेन करने लग जाइए। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर शूटिंग होती है, वहाँ पे 2-4 डिग्री की रहती है, तो जो नॉर्मल वाटर है वो भी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ जाती है। वहाँ पे फिर जाके आप बोलोगे कि मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, तो वो देखने में इतना फुद्दू लगता है कि बता नहीं सकते। क्यों अपनी बेइज्जती करानी फालतू में। सेम गोज़ फॉर ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो पहले ड्राइविंग आप सीख लो और स्विमिंग सीख लो, तभी इस शो को साइन करो। एंड जो लोग किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं सह सकते, जैसे चूहे से उन्हें एलर्जी है या करंट 1 सेकंड का भी नहीं ले सकते या अपने ऊपर सांप नहीं झेल सकते, तो प्लीज़ कृपया करके इस शो को साइन मत कीजिए। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड आवर टाइम, जो ऑडियंस है उसके लिए भी वेस्टेज ऑफ टाइम। सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है, एंड थोड़ा सा बियर कर सको, सहने की शक्ति हो, तभी इस शो को साइन करो। तो ये था मेरा आज का रिव्यू खतरों के खिलाड़ी के ऊपर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मैं आगे ऐसी ही अभी और रिव्यूज़ लेके आने वाली हूँ जो जो भी मैंने रियलिटी शोज़ और डेली सोप्स मैंने देखे हैं उसके ऊपर। सो प्लीज़ enjoy my videos, keep watching and spread positive, keep liking my videos, keep commenting my videos, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।